चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान समझने के लिए हमें कई दृष्टिकोणों से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हम जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं, यह संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक भाषण की दृष्टि से है। भारतीय संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को भाषण दिया गया। यह संविधान प्रारूप के तीसरे वाचन के उपरांत की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार हम जानें, इसके पहले एक आग्रह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका सामान्य ज्ञान भी अपडेट होगा, साथ ही कुछ संविधान के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनके बारे में भी समझ विकसित होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि संविधान के महत्व का सिर्फ एक ही बिंदु है जिसके संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहता हूं, एक गंभीर शिकायत इस आधार पर की गई कि बहुत ज़्यादा केंद्रीयकरण कर दिया गया है और राज्यों को नगरपालिकाओं की हैसियत पर गिरा दिया गया है। केंद्र को सशक्त कर दिया गया है, शक्तिशाली कर दिया गया है और राज्यों की स्थिति कमजोर है। स्पष्ट ही है कि यह बात न केवल एक अतिशयोक्ति है, बल्कि संविधान यथार्थ रूप से जो उपाय निकालता है उसकी गलतफहमी पर भी आधारित है। जहाँ तक केंद्र एवं राज्यों के संबंध की बात है, तो जिस मूलभूत सिद्धांत पर यह टिका है उसे दिमाग में रखना जरूरी है। संघवाद का मूल सिद्धांत है कि विधायी और कार्यपालिकीय प्राधिकार का केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजन केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। संविधान बस यही तो करता है। हमारे संविधान के अंतर्गत राज्य अपने विधायी तथा कार्यपालिकी प्राधिकार के लिए किसी भी तरह केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस मामले में केंद्र और राज्यों की हैसियत समान रूप से बराबरी की है। अन्य किसी भी संघीय संविधान में विधायी तथा कार्यपालिकीय परिचालन के लिए जितना क्षेत्र पाया जाता है, उसकी अपेक्षा हमारा संविधान बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है, यह कहना तो मुश्किल है। इतनी बात जरूर है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं, राज्यों को नहीं। लेकिन यह लक्षण ही संघवाद का सार नहीं बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, संघवाद की मुख्य निशानी तो केंद्र तथा इकाइयों के बीच संविधान द्वारा विधायी तथा कार्यपालिकीय अधिकार के विभाजन में निहित होती हैं, समाई होती हैं उसमें। यही सिद्धांत तो हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसके बारे में कोई भ्रम नहीं हो सकता है। इसलिए यह कहना सरासर गलत है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। ना तो केंद्र अपनी मर्जी से उस विभाजन की सीमा और चौहद्दी को बदल सकता है और न न्यायपालिका ही। जैसा कि भली भांति कहा गया है कि न्यायालय कुछ सुधार कर सकते हैं, वे प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं। नई दलीलों और नए दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किए जाने पर वे पहले की व्याख्याओं को संशोधित कर सकते हैं। वे सीमांतक मामलों में विभाजक रेखा को खिसका तो सकते हैं,
किंतु उसके आगे रोकथाम के अवरोधक हैं, उन्हें लांघ कर आगे नहीं जा सकते। शक्तियों के निश्चित निर्धारणों का वे फिर से निर्धारण नहीं कर सकते। वे मौजूदा शक्तियों की एक विस्तारकारी व्याख्या तो दे सकते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से एक प्राधिकरण को दी गई शक्तियों को किसी दूसरे प्राधिकरण के लिए निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए संघवाद को नाकाम करने वाले केंद्रीकरण का पहला आरोप तो बेदम ही हो जाता है। दूसरा आरोप यह है कि केंद्र को राज्यों को दबाने वाली उच्चतर शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। यह आरोप तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन संविधान में ऐसी उच्चतर शक्तियां बरकरार रखने के लिए संविधान की निंदा करने से पहले कुछ बातों का ख्याल दिमाग में रखना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि उच्चतर शक्तियां संविधान का सामान्य लक्षण नहीं बनाती। उनका उपयोग और क्रियान्वयन स्पष्ट रूप से केवल आपातकालीन स्थितियों तक ही सीमित है। दूसरी गौर करने लायक बात यह है कि जब एक आपात स्थिति पैदा हो जाए तो क्या हम केंद्र को उच्चतर शक्तियां प्रदान किए जाने से बच सकते हैं? जो लोग एक आपात स्थिति तक में केंद्र को ऐसी उच्चतर शक्तियां दिए जाने के औचित्य को स्वीकार नहीं करते, ऐसा लगता है कि इस मामले की जड़ में जो समस्या मौजूद है उसका उन्हें कोई स्पष्ट अंदाजा ही नहीं है। दी राउंड टेबल नामक सुविख्यात पत्रिका के दिसंबर 1935 के अंक में लेखक द्वारा यह समस्या स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है और उसमें से निम्नलिखित अंश उद्धृत करने के लिए मैं कोई क्षमा याचना पेश करना नहीं चाहता। लेखक कहता है, राजनीतिक प्रणालियां तो अंततोगत्वा इस प्रश्न पर टिके अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक मिलाजुला रूप होती है कि नागरिक की वफादारी किसके प्रति या किस प्राधिकारी के प्रति होती है। सामान्य कामकाज तो यह प्रश्न उपस्थित होता नहीं। सामान्य कामकाज में तो यह प्रश्न उपस्थित होता नहीं, क्योंकि कानून सहज रूप से काम करता है और व्यक्ति किसी विषय में एक प्राधिकारी का तो अन्य विषय में दूसरे प्राधिकारी का आज्ञा पालन करते हुए अपना काम करता है। लेकिन एक संकट के क्षण में दावों का टकराव उत्पन्न हो सकता है और तब स्पष्ट है कि आखिरी वफादारी या परम निष्ठा को बांटा नहीं जा सकता। वफादारी के मुद्दे को कानून की पोथियों की अंतिम शरण लेकर न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। कानून को कानूनी लिहाज से बदतर हालात की हकीकतों के अनुरूप तो होना ही चाहिए। जब सारा औपचारिकतावाद चुक जाए, खत्म हो जाए, तो निरा प्रश्न यही रह जाता है कि नागरिक की अवशिष्ट वफादारी पर किस प्राधिकारी का काबू चलता है, केंद्र का या घटक राज्यों का। इस समस्या का समाधान किसी व्यक्ति द्वारा इसी प्रश्न, जो समस्या का मूल मर्म है, व्यू पॉइंट है, के उत्तर पर निर्भर करता है। जनता के बड़े बहुमत की राय में इस पर कोई शक नहीं हो सकता कि आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी में नागरिक की अवशिष्ट वफादारी केंद्र के प्रति ही होनी चाहिए, न कि घटक राज्यों के प्रति, क्योंकि केंद्र ही तो है जो संपूर्ण देश के सर्वमान्य उद्देश्यों के लिए, आम हितों के लिए काम कर सकता है। कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने पर उपयोग किए जाने वाली कतिपय उच्चतर शक्तियां केंद्र को दिए जाने का औचित्य इसी बात में सम्मिलित है
और आखिर घटक राज्यों के ऊपर इन आपातकालीन स्थितियों शक्तियों द्वारा कौन सी जिम्मेदारी की बाध्यता थोपी गई है? इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कि किसी आपात स्थिति में वे स्वयं अपने स्थानीय हितों के साथ ही साथ संपूर्ण देश की राय और हितों का ध्यान रखें। इसके खिलाफ शिकवा शिकायत तो केवल वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने इस समस्या के मर्म को समझा ही नहीं। वैसे तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर देता, लेकिन भारत के भविष्य के संबंध में मेरा मन शंकाओं से इतना भरा हुआ है कि मुझे उस विषय पर अपने कुछ विचारों को इस मौके पर अभिव्यक्त कर देना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा। हर्ष ध्वनि। भविष्य में उसकी आज़ादी का क्या होगा? क्या भारत अपनी आज़ादी को बरकरार रख पाएगा या इसे फिर से खो देगा? यही वह पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत इससे पहले कभी स्वतंत्र देश था ही नहीं, अवश्य था, लेकिन असली बात तो यही है कि एक समय जो इसे आज़ादी प्राप्त थी, उसे इसने गंवा दिया। क्या इसे यह दोबारा गंवा देंगे? दोबारा गंवा देगा? यही वह सवाल है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन करता है। मुझे इससे भी ज़्यादा बेचैनी तो इस बात से होती है कि हमने अतीत में एक बार अपनी आज़ादी न सिर्फ गंवाई, बल्कि अपनी यह आज़ादी हमने कुछ अपनों की ही बेवफाई और गद्दारी की वजह से गंवाई है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए हमले से राजा दाहर के सेनापतियों ने मोहम्मद बिन कासिम के एजेंटों से घूस ले ली और अपने राजा की तरफ से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। यह जयचंद ही था जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर हमले करने और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने का न्योता दिया था। और ऊपर से तुर्रा यह कि उस लड़ाई के लिए न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि सोलंकी राजाओं की तरफ से भी गोरी को पूरी मदद देने का वायदा किया था। जब शिवाजी ने आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाया था, तो अन्य मराठा और राजपूत राजे रजवाड़े मुगल बादशाह की तरफदारी में लड़ रहे थे। जब अंग्रेज लोग सिख शासकों को नेस्त नाबूद करने में जुटे थे, तो सिखों का प्रधान सेनापति गुलाब सिंह खामोश होकर बैठा रहा और सिख राज्य को बचाने के लिए मदद देने नहीं आया। सन 1857 में जब भारत के एक विशाल हिस्से ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर दिया था, तो सिख लोग उस घटना को मूक दर्शक बनकर सिर्फ टुकुर टुकुर ताकते रहे। तो इस तरह की बातें बाबा साहब के ज़हन में थी जो उन्हें परेशान करती थी और हर समस्या का समाधान खोजते थे, बड़ी गंभीरता से खोजते थे और सवालों से, समस्याओं से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करते थे। उन्हें बड़े ही शालीनता से लेते थे समस्याओं को, समस्याओं से घबराते नहीं थे। आज के वाचन का जो कलेवर है, आपकी दृष्टि में इसके संबंध में आपकी राय क्या है? वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए और दूसरों तक इस विचार को पहुंचाने का पुनीत कार्य अवश्य करिए, अर्थात वीडियो को शेयर भी करिए और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
इसी आग्रह के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।